हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर से मैं आपके सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। एक लंबा गैप है, लेकिन इसके बाद फिर से मैं यूट्यूब पे अपने वीडियोस कंटिन्यू करूँगा, फिर से यहाँ पढ़ाई बच्चों के लिए। आज का जो मैंने टॉपिक चुना है ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी लेवल के लर्नर हो, किसी भी लेवल पे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप स्कूलिंग कर रहे हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा यदि आप स्पोकन सीख रहे हैं या आप रिटन का कोई काम कर रहे हैं, बिना इस टॉपिक के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो यू हैव गुड कमांड ओवर द टॉपिक। और जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही है, आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो है टाइम एंड टेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बिकॉज इफ यू डोंट हैव द गुड कमांड ओवर टेंसेस, नथिंग कैन बी पॉसिबल। कुछ भी संभव नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसका टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आज का मैंने टॉपिक लिया है वो है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, ये टॉपिक जो है अधिकांश बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लर्नर्स कंफ्यूज होते हैं इन दोनों वर्ड्स में। टाइम और टेंस ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं जब कभी हम इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि दोनों साथ में हैं, दोनों एक साथ रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो दोनों साथ में क्यों हैं, और अगर रिलेट करते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसको लेके बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि इस कन्फ्यूज़न को दूर करें, इस कन्फ्यूज़न को समझें कि अगर रिलेशन है तो क्या है, या दोनों सेपरेटली क्या मीनिंग रखते हैं। तो सबसे पहले बारी बारी से हम लोग इन दोनों वर्ड्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइम। सो व्हाट इज़ टाइम? टाइम क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिजिक्स का, साइंस का द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक है टाइम। लैंग्वेज या लिटरेचर में इस वर्ड को डिफाइन करने पे काफ़ी लंबा समय जाएगा और काफ़ी एनर्जी वेस्ट होगी। मैं उतना आपको टाइम के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं। मैं केवल एक कॉन्सेप्ट दूंगा जो यूनिवर्सली सब मानते हैं और सब उसको फॉलो करते हैं। सो टाइम को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो टाइम को डिफाइन कर सकते हैं। सो टाइम इज नथिंग बट द परसेप्शन ऑफ रियलिटी। परसेप्शन ऑफ रियलिटी। सो परसेप्शन अवधारणा को कहते हैं और रियलिटी जो है वो वास्तविकता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में और जानें, थोड़ा सा और इसके बारे में हम समझें। 1905 तक टाइम को लेके एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट इस दुनिया में चलता था। टाइम को लेके बहुत सारी बातें जो होती थी वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ होती थी। लेकिन ये 1905 था जब एल्बर्ट आइंस्टाइन, द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट, उन्होंने कुछ ऐसे रिसर्च दुनिया के सामने रखे और प्रूव किया अपनी बात को, और टाइम के एस्पेक्ट को, टाइम को पूरी तरह से डिफाइन करने का उनका जो तरीका आया वो बिल्कुल ही अलग था पुराने वाले तरीके से। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो पुराना कॉन्सेप्ट चलता था वो ये बताता था कि टाइम एक फिक्स्ड, एक इंडिपेंडेंट और एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है। ये पूरी तरह से अपने आप में पूर्ण है और फिक्स है और पूरी तरह से स्वतंत्र है। 1905 के बाद आइंस्टाइन ने जो इसको डिफाइन किया, वो डिफिनेशन जब आया तो उन्होंने कहा कि नो, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम पूरी तरह से रिलेटिव है। टाइम को हम अलग नहीं समझ सकते हैं जब तक कि हम लोग उसके रिलेशन को दूसरों के साथ न जोड़ें। तो ये रिलेटिव है, ये तुलना करने पे ही मालूम होता है। टाइम फिक्स नहीं है, ये मेलेबल है, ये लचीला है। टाइम को आप फिक्स करके नहीं समझ सकते हैं, इसमें एक मेलेबिलिटी है। और इसके साथ ही साथ टाइम इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। एक ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करता है वो टाइम को डिफाइन करता है। कुल मिला जुला के हम लोग चूंकि लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और हमको यहाँ टाइम को बड़े संक्षेप में समझना है, तो दो बातें हमारे सामने आती हैं। एक
कि टाइम पासेस, ये कि टाइम चलता है, और दूसरा ये कि टाइम स्पीड के साथ क्लोजली रिलेट करता है। दो बातें हैं। सो टाइम पासेस एंड इट रिलेट्स विद द स्पीड, ये स्पीड के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है, और बस इतने से ही हमारा काम हो जाना है। टाइम पास करता है, टाइम गुजरता है, टाइम रन करता है, रनिंग है। यहां से हम टाइम को 3 डिफरेंट फॉर्म में बांट सकते हैं, या टाइम के 3 डिफरेंट फ्रेम हो जाते हैं, और ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। पूरे वर्ल्ड में इस फ्रेम को माना जाता है, क्योंकि अभी जिस टाइम में हम लोग हैं ये गुजर जाएगा, ये बीत जाएगा, तो वो जो बनेगा वो बनेगा पास्ट। सो पास्ट, जिस टाइम में अभी हम लोग हैं, दैट इज प्रेजेंट, और जो समय आएगा या जिस समय के बारे में हम लोग बातें करते हैं, कर रहे हैं, वो है फ्यूचर। तो ये टाइम को 3 फ्रेम में बांटा गया है। सो इट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो टाइम इन्हीं 3 फ्रेम में बटा हुआ है, और ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी देश के हिसाब से, कंट्री, रीजन या किसी एरिया के हिसाब से इस कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव आए। कहीं इसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। टाइम एंड टेंस में जो टाइम हम लोग देखेंगे वो पूरी तरह से एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम का ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। जिस व्यक्ति को किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर नहीं आता है वो भी टाइम को अच्छी तरह से समझ सकता है और समझा सकता है। तब जरा हम लोग एक इमेजिनेशन करें, जब हम लोग कल्पना करें एक, कि तब जब लैंग्वेजेस डेवलप नहीं हुई थी, जब सारे वर्ल्ड में अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस नहीं थे, तो भी लोग समय को समझते थे और समय को समझाते थे। हो सकता है कि आज के क्लासिफिकेशन जो हम लोग दिन, महीने, साल, घंटे और सेकंड में समय को बांटते हैं ये न हो, लेकिन उनके बांटने का अपना तरीका था, और उस तरीके से वो टाइम को डिफाइन करते थे, वो टाइम को समझते थे, दूसरों को समझाते थे। तो ये पूरी तरह से टाइम जो वर्ड है नॉन ग्रामेटिकल वर्ड है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, और 3 पार्ट में बटा हुआ है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टाइम के बाद आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पर, और वो है टेंस। आगे आने वाली जो 5 या 6 वीडियोस होंगी, मैं उनमें कोशिश करूंगा कि पूरे टेंस के कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने क्लियर करूं, क्योंकि हर लेवल के एग्ज़ाम में टेंस से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक कॉन्ट्राडिक्शन जो मैंने बहुत दिनों तक देखा है और महसूस किया है, टेंस बहुत लोअर लेवल से बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो रही है। एक लंबे अरसे तक टेंस पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, और काफ़ी एनर्जी उस पर वेस्ट करने के बाद भी टेंस का कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप मेरे साथ आने वाले 4 या 5 वीडियोस में जुड़े रहें। मैं कोशिश करूंगा कि टेंस के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर आपके सामने रखूं। साथ ही साथ मैं उन एस्पेक्ट्स को भी आपके सामने रखूंगा कि किस तरीके से इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम के इतर, एग्ज़ाम के अलग हटके भी, अगर आप चाहते हैं कि टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस को आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाएँ, या टेंस को आप अपने स्पोकन में यूज़ कर पाएँ, वो भी आप इन वीडियोस की सीरीज़ में आसानी से सीख पाएंगे। आपको केवल मेरे साथ जुड़े रहना है और मुझे फॉलो करना है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करता हूं। मुझे आप जानते हैं, आई एम अविनाश एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गाइड। आइए हम वर्ड टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज टेंस? अगर कभी इसको डिफाइन करना हो तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, ज़रा उन डेफिनेशंस को हम समझते हैं। उससे पहले हम समझ लें कि टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। ये काल होता है हिंदी का। डेफिनेशन जो मैंने लिखा है वो है, टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। जरा इसके अलग अलग वर्ड को हम लोग समझ लें तो वर्ब हम लोग जानते हैं, इसको कहा जाता है क्रिया। क्रिया एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड जितने भी हैं वो वर्ब्स हैं। साथ में फॉर्म, फॉर्म को रूप कहा जाता है।
एक ही वस्तु जब अलग अलग तरीकों से हमारे सामने होती है, हमको दिखाई देती है या हम उसको यूज करते हैं, वो होता है उसका फॉर्म। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना या सीखना, लर्न करना। टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। क्रिया के रूपों को, फॉर्म्स का जब हम स्टडी करते हैं उसे ही टेंस कहा जाता है, वही काल होता है। जरा इसको और एक रिफाइन तरीके से एक और डेफिनेशन में हम लोग देखें। सो टेंस इज द फॉर्म, टेंस इज द फॉर्म। टेंस जो है, काल जो है, वो रूप है। क्या है? रूप है, एक फॉर्म है टेकन बाय अ वर्ब, जो लिया जाता है किसी न किसी वर्ब के द्वारा, किसी न किसी क्रिया के द्वारा। क्या करने के लिए? टू इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब होता है दिखाना या प्रदर्शित करना। दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द टाइम। टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन। सो टेंस इज द फॉर्म, टेंस वह रूप है टेकन बाय अ वर्ब, जो एक वर्ब के द्वारा लिया जाता है टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी भी क्रिया के, किसी भी काम के होने के समय को बताने के लिए जो फॉर्म लेती है वर्ब, उसको कहा जाता है टेंस। इसको सिंपल तरीके से हम लोग समझते चलेंगे कि टेंस आखिर होता क्या है। चूंकि टाइम दिखाने के लिए ही टेंस वर्ड यूज किया जाता है या टेंस होता है क्रिया के अलग अलग फॉर्म को, इस अर्थ में ये टाइम के साथ रिलेट करता है, ये टाइम के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि वर्ब का जो फॉर्म है वो टाइम इंडिकेट करने के लिए कि किस टाइम फ्रेम में कोई काम हुआ है, किस समय में कोई काम हुआ है, ये दिखाने के लिए हम लोग टेंसेस पढ़ते हैं। अब फॉर्म, जरा हम लोग वर्ब के फॉर्म के बारे में जानें। तो वर्ब की फॉर्म हम लोग जानते हैं और बहुत बार उसको यूज भी करते हैं। फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, और हम जानते हैं कि एक वर्ब 5 फॉर्म में, 5 रूपों में हमारे सामने होती है, हमारे यूज के लिए होती है, जिसको हम V1, V2, V3, V4 और V5 के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी यूज में है, हम लोग इसको यूज भी करते हैं। दैट इज V1, V2, V3, V4 एंड V5। जरा हम लोग समझते चलें, इसमें से 3 जो फॉर्म है ये हम लोग सीखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ रेगुलर वर्ब्स हैं जो ईडी के साथ वर्ब सेकेंड और वर्ब थर्ड में आती हैं, लेकिन कुछ वर्ब जो हैं वो इरेगुलर होती हैं, उनके फॉर्म को हमको याद करना होता है। सो V1, V2, V3, V4 एंड V5। V4 जो है वो वर्ब का ING फॉर्म होता है। किसी भी वर्ब के रूट फॉर्म में हम ING जोड़ के वर्ब 4 बनाते हैं, वर्ब का चौथा फॉर्म बनाते हैं। और 5वां जो फॉर्म होता है वो S और ES वाला फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कोई भी वर्ब हमको इन्हीं 5 फॉर्म में मिलती हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे जरा हम लोग इसको समझते चलें। एक वर्ब मैंने लिखा गो, गो वर्ब जाना। सेकेंड फॉर्म में हम जानते हैं कि ये वेंट हो जाती है, सो गो सेकेंड फॉर्म में वेंट है एंड थर्ड फॉर्म में गॉन है। सो गो, वेंट एंड गॉन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म के लिए हम इसमें ING जोड़ते हैं, सो इट्स गोइंग एंड S या ES के साथ सिंगुलर बना के हम इसको गोज के रूप में यूज करते हैं। सो गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज। एक और वर्ब हम लोग ले लेते हैं लाइक प्ले। सो फर्स्ट फॉर्म प्ले, द सेकेंड फॉर्म इज PLAYED, played, third form again is played, fourth form is playing and the fifth form is plays। यहां पे मैंने 2 वर्ब लिए हैं, दोनों वर्ब के हम लोगों ने 5 फॉर्म को देखा। इसमें से गो वर्ब जो है सेकेंड और थर्ड फॉर्म में नए वर्ड्स लेती है, पूरी तरह से नए वर्ड आ जाते हैं। लेकिन प्ले में आप देखेंगे कि ED के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। सो गो इरेगुलर वर्ब है एंड प्ले रेगुलर वर्ब है। लेकिन इसी तरीके से हम लोग वर्ब के 5 फॉर्म को सीखते हैं। अभी हम लोग इस वीडियो में आगे वर्ब के 5 फॉर्म को अलग अलग किस किस रूप में यूज करते हैं वो भी देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग टेंस को
इनिशियल लेवल पे, बेसिक लेवल पे समझ रहे हैं, तो हमें ये समझना है कि वर्ब का ये 5 फॉर्म हम जब सीखते हैं कि हम इनको कैसे कैसे यूज करते हैं, क्या दिखाने के लिए, कौन से वर्ब के कौन से टाइम को दिखाने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, इसे ही टेंस कहते हैं। टेंस के डेफिनेशन से 2 बातें हमारे सामने निकल के आती हैं। पहली बात ये कि वर्ब का डेफिनेशन हमें ये बताता है कि हम वर्ब के टाइम को समझते हैं, वर्ब के टाइम को समझते हैं कि कौन से टाइम में कोई काम हुआ है। दूसरी जो बात निकल के आती है वो हमको ये भी मालूम होता है कि कोई काम पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, या अभी कंटिन्यू है। सो डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, किसी भी काम की डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस भी हमको टेंस से मालूम होती है, या कंटिन्यूएंस भी हमको उससे मालूम होता है। कोई काम पूरी तरह से समाप्त हुआ है या कोई काम अभी चल रहा है, ये बातें भी हम टेंस के यूज से ही सीखते हैं। और वो सीखते हैं बस इस तरीके से कि वर्ब के अलग अलग फॉर्म, वर्ब का अलग अलग फॉर्म कब किस समय में यूज होता है, यही पूरी जो स्टडी है इसे ही टेंस कहा जाता है। आइए जरा बारी बारी से हम लोग वर्ब के अलग अलग फॉर्म को समझते हैं, उनके यूज को समझते हैं। तो सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहले समझना ये है कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है इज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये किसी भी वर्ब का रूट फॉर्म होता है, बेस फॉर्म होता है, जो मैंने यहाँ पे बेस लिखा भी है। तो कोई भी चेंज करना होता है या सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म बनाना होता है, तो हम लोग बेस फॉर्म या रूट फॉर्म में ही चेंजिंग ले आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मिस्टेक से सेकेंड फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। ये मिस्टेक न हो इसलिए ये समझना है कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है इज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है। जो यहाँ पे हम लोग 1 लिखते हैं, ये डिनोट करता है कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मैं आपको बता दूं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को डिक्शनरी वर्ड या डिक्शनरी फॉर्म भी कहा जाता है। आप जब कभी डिक्शनरी में खोजेंगे तो ज़्यादातर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही आपको मिलेंगे। साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वो वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म होता है। अगर हमको प्रेजेंट टेंस दिखाना है, प्रेजेंट टाइम दिखाना है, तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। सो प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। एंड द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है। इस बात को क्लियर कर लेना है, क्योंकि हम नाउन के साथ अक्सर कंफ्यूज करते हैं। मैंगो सिंगुलर है, हम उसको मैंगोज बना के प्लूरल बनाते हैं क्योंकि मैंगो नाउन है। वर्ब के साथ ऐसा नहीं होता है। वर्ब जो है अपने रूट फॉर्म में, बेस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होती हैं। उनमें एस और ईएस जोड़ के उनको सिंगुलर बनाया जाता है, जो कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाता है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बारे में इतना हम इंफॉर्मेशन जरूर रखें कि इज द रूट फॉर्म, इज द फर्स्ट फॉर्म, is the base form, is the present form and plural in use। यूज करने में ये प्लूरल होता है। वर्ब के सेकेंड फॉर्म पे हम लोग आए तो इसको वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहते हैं। यहाँ टू लिख के हम इसको डिनोट करते हैं। सो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है इसे ही पास्ट फॉर्म भी कहा जाता है। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म में, पास्ट रूप में यूज होता है। तो जब कभी हमें कोई पास्ट के टाइम को दिखाना हो, पास्ट के टाइम के बारे में बताना हो, तो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ एक बात ये भी ध्यान देना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है यूज में, लेकिन सेकेंड फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल के बाउंडेशन से ऊपर है। हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब के सेकेंड फॉर्म को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये न तो सिंगुलर होता है न तो प्लूरल होता है। सारे सब्जेक्ट के साथ हम खूब आराम से इसको यूज कर सकते हैं।
टू शो द पास्ट टाइम को दिखाने के लिए सेकेंड फॉर्म को यूज किया जाता है। आइए हम लोग जरा जल्दी से वर्ब के 3 और फॉर्म को समझ लेते हैं। तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसे थर्ड फॉर्म कहते हैं। इसके ऊपर ये 3 लिख के हम लोग डिनोट करते हैं। साथ ही साथ ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, ये वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। इसको ईएन फॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो वर्ब होंगी वो ईएन के साथ इसमें समाप्त होती हैं, लाइक गॉन, तो इसलिए इसको ईएन फॉर्म भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये न तो सिंगुलर होती है न प्लूरल होती है, मतलब ये कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उनके साथ फ्रीक्वेंटली इनको यूज़ किया जाता है। हालांकि ऑक्सिलरी का यूज़ होता है इनके साथ, तो उसे भी हम लोग टेंस में आगे समझेंगे, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल का बाउंडेशन यहाँ इनके साथ भी नहीं है। वर्ब का फोर्थ और जो फिफ्थ फॉर्म होता है ये हम लोग फॉर्म करते हैं, ये हम बनाते हैं। वर्ब के रूट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनता है और एस और एस जोड़ के वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनता है। लेकिन कहाँ कहाँ इन्हें यूज़ करते हैं ज़रा हम लोग समझ लें। पहला ये कि ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इसे आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है क्योंकि ये आईएनजी से समाप्त होते हैं। इसे वर्ब का जेरेंड फॉर्म भी कहा जाता है, वर्ब जेरेंड के रूप में भी ये यूज़ होती हैं। हालांकि टेंस में उसको नहीं समझना है, उनको पढ़ना नहीं है, लेकिन आईएनजी फॉर्म जो है वो जेरेंड फॉर्म भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। वर्ब के फोर्थ फॉर्म को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। अगेन सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ ये यूज़ होती हैं। एंड द लास्ट फॉर्म जो है वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, पांचवा फॉर्म इसे कहते हैं। वर्ब 5 लिख के डिनोट करते हैं। अगेन इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, एस और एस फॉर्म है, इसलिए ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है, ये हमें याद रखना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म एंड द फिफ्थ फॉर्म इज द सिंगुलर फॉर्म, और ये भी कि ये वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है। सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ये दोनों प्रेजेंट फॉर्म है। प्रेजेंट टाइम को एंड समटाइम्स फ्यूचर टाइम को डिनोट करने के लिए, फ्यूचर टाइम को बताने के लिए वर्ब के इन दोनों फॉर्म को यूज़ किया जाता है। तो ये था वर्ब के पांचों फॉर्म को अलग अलग तरीके से और अलग अलग टाइम में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, और यही यूज़ जब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कंप्लीटनेस के साथ और कंटिन्यूएंस के साथ, तो ये टेंस कहा जाता है। तो टेंस में हमें यही करना है कि वर्ब के अलग अलग फॉर्म को कब किस टाइम में, काम के पूरा होने पर कौन सा फॉर्म, काम के चल रहे होने पर कौन सा फॉर्म, काम अगर फ्यूचर में होगा उसके लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ किया जाता है, इसकी डिटेल स्टडी हम लोग टेंस में करेंगे आसान तरीके से, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, क्योंकि हमको ये भी जानना है कि अलग अलग टाइप के इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो हमने सीखा वीडियो के शुरू से कि टाइम 3 पार्ट में 3 फ्रेम में डिवाइड होता है, लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब टेंस कितने होते हैं, टेंस कितने होते हैं मैं आपको बताऊं, हालांकि कंफ्यूज नहीं होना है, टेंस 2 ही होते हैं। हालांकि ये कॉन्ट्रडिक्ट करेगा और कन्फ्यूज़न पैदा करेगा, क्योंकि बहुत दिनों तक हमने 3 टेंसेस के बारे में पढ़ा है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ये हमने बहुत लो लेवल से, बहुत छोटे लेवल से पढ़ा है और सीखा है। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि टेंस केवल 2 होते हैं। टेंस 2 होते हैं, टाइम 3 होता है। सो टाइम 3 भाग में बटा होता है, लेकिन टेंसेस 2 ही होते हैं। फ्यूचर को ग्रामेरियंस टेंस नहीं मानते हैं। वो ये बताते हैं कि प्रेजेंट टाइम को ही अगर एक ऑक्सिलरी वर्ब विल के साथ या शैल के साथ रख दिया जाए तो वो फ्यूचर हो जाता है, वो फ्यूचर टाइम को डिनोट करता है। सो फ्यूचर को टेंस नहीं मानते हैं कुछ ग्रामेरियंस। लेकिन हम लोग अभी इतने बड़े कॉन्ट्राडिक्शन के साथ इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसी तरीके से टेंस भी 3 हम लोग पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो टेंस को
तीन पार्ट में, तीन भाग में डिवाइड किया गया है, या तीन प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट, इट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तीन टाइम भी है, तीन टेंस भी है, तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के समान हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। सो बीता हुआ समय, द टाइम दैट वॉज, वो समय जो था, वो समय जो हमने बिता दिया। द टाइम दैट इज, वो समय जो है। द टाइम इन विच वी आर लिविंग, जिस समय में हम लोग अभी हैं, हम लोग जी रहे हैं, वो हमारा वर्तमान है। एंड द टाइम दैट विल बी, वो समय जो होगा, वो समय जो आएगा। इन्हीं तीन टेंसेज में टेंस को डिवाइड किया गया है और ये इसकी ब्रॉड कैटेगरी है, ये इसका व्यापक क्लासिफिकेशन है, बड़े रूप में इसको बांटा गया है। चूंकि टेंस केवल टाइम फ्रेम नहीं बताता है, केवल ये नहीं बताता है कि काम किस समय में किया गया है, क्या ये बीते वाले समय में है, या ये वर्तमान समय में है, या ये आने वाले समय में है, होगा। टेंस इससे भी कुछ बढ़ के बताता है। मैंने आपको बताया कि टेंस डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस भी बताता है, किसी भी काम के कंप्लीट होने की क्या डिग्री है, कितने लेवल तक वो काम कंप्लीट हुआ है, या किसी भी वर्क के कंटिन्यूअंस को भी ये बताता है। इसलिए केवल इन तीन क्लासिफिकेशन से टेंस पूरी तरह से एलाबरेट नहीं होता है, नहीं किया जा सकता है। इसके लिए किया ये गया है कि हर कैटेगरी को, सो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को चार सब कैटेगरीज में बांटा गया है, चार सब कैटेगरीज में बांटा गया है। तो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करें। ईच कैटेगरी हैज 4 सब कैटेगरीज। हर कैटेगरी में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में 4 सब कैटेगरीज हैं। इस तरीके से 3 बड़े वाले डिवीजन और एक एक के 4 डिवीजन, टोटल टेंसेस हमको 12 पढ़ने होते हैं। 12 तरीके से, 12 तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस को हमको टेंस में सीखना होता है। तो टेंस के 3 ब्रॉड कैटेगरी के बाद आइए जरा हम लोग सब कैटेगरीज को जानते हैं, और सब कैटेगरीज हर कैटेगरी में 4 होती हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है, सब कैटेगरी, वो है इंडेफिनिट कहा जाता है। सो इट्स इंडेफिनिट, इसी को सिंपल भी कहते हैं, ये सिंपल ही होता है। साथ ही साथ सेकेंड कैटेगरी में आप आइए कंटिन्यूअस, इसको कंटिन्यूअस कहते हैं। यही इम्परफेक्ट भी कहा जाता है, एंड इट इज ऑल्सो सेड प्रोग्रेसिव, इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड सब कैटेगरी के 3 नाम, सो इट्स कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव। आप किसी भी नाम से इसको बुला सकते हैं, किसी भी नाम से इसको समझ सकते हैं। तीसरी जो सब कैटेगरी है वो परफेक्ट की है, और चौथी जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस की है। अब जरा इनको टेंसेस के साथ हम समझ लें। सो प्रेजेंट के साथ जो प्रेजेंट की 4 सब कैटेगरी बनती है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। सो इट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट में 4 कैटेगरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट और फ्यूचर के साथ भी, सो इट्स पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के साथ भी ऐसा ही है। सो इट्स सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो 4 + 4 + 4 टोटल 12 टेंसेज। 12 टेंसेज में वर्ब के कौन कौन से फॉर्म यूज होंगे, साथ ही साथ ऑक्सिलरीज भी यूज होती हैं। तो कौन कौन सी ऑक्सिलरीज यूज होंगी, प्लस अगर हम उनको ट्रांसलेट करना चाहें तो ट्रांसलेशन में क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या पहचान है, ये सारी बातें हम लोग डिटेल से आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे एक अगले वीडियो में, जहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, उनके यूजेस को, साथ ही साथ एग्ज़ाम में उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है, ये सारे चर्चाओं के साथ मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आई एम अविनाश, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।